हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.5। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो जैसे पहला जो प्रॉपर्टी या थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। जो इस फिगर में आप देखोगे तो ये चीज़ अभी मतलब 3.4 में भी आपने ये डायग्राम देखा था। इसके बेस पे एक फॉर्मूला और देखा था, वो एंगल का था कि ये एंगल का मेजर हाफ ऑफ दिस अर्क प्लस दिस अर्क है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, इसी कंडीशन पे एक फॉर्मूला और यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे दो कॉर्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिससे अगर आप देखोगे तो ये कॉर्ड एक ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है। अगर दो कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे लिखा है कि थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, तो यहाँ पे आप दो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। एक तो वो एंगल वाला जो हमने 3.4 में डिस्कस किया था कि इसका मेजर ये अर्क प्लस ये अर्क का हाफ रहेगा, इसका मेजर ये अर्क प्लस ये अर्क का हाफ रहेगा, इसका मेजर ये अर्क प्लस ये, और इसका मेजर ये अर्क प्लस ये का हाफ रहेगा। ये जो देखा था वो एक अपनी जगह। अगर अर्क के बारे में कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो, लेकिन अगर कभी कुछ सेगमेंट्स के बारे में क्वेश्चन रहेगा कि सिर्फ आपको ये कंडीशन दिया रहेगा, आपको ये वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछा रहेगा, मतलब इस लाइन के ऊपर जो सेगमेंट्स बन रहे हैं अगर उसके अंदर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप एक फॉर्मूला और यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या है देखिए, तो वो आपको ये है कि एक तो ए ई फिर मल्टीप्लाई बाय आगे का पार्ट ई बी, याद रखिए, विच इज़ इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई बाय आगे का पार्ट ई डी। तो ये एक आपको फॉर्मूला मिलेगा कब, जब दो कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप ध्यान देखिए, ए ई फिर आगे ई बी फिर सी ई फिर आगे ई डी। तो आप याद रखिए कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा डायग्राम आपको दिख रहा है और सेगमेंट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए, या अगर अर्क को लेके कोई क्वेश्चन जो 3.4 में देखा था तो वो भी चलेगा। चलिए इसके बाद इसी का जस्ट अपोजिट आउटसाइड देख लेंगे, आउटसाइड द सर्कल, मतलब थ्योरम्स ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। जैसे यहाँ पे देखिए कि अब क्या हो रहा है कि एक कॉर्ड ए बी है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक कॉर्ड है सी डी, और दोनों आगे चले जा रहे हैं और दोनों ई पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये ई जो है वो सर्कल के बाहर आ जा रहा है, जिसको बोलते हैं आउटसाइड द सर्कल। और फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि यही डायग्राम हमने 3.4 में भी देखा था, जिसमें से हमने फाइंड आउट किया था ये एंगल, जिसमें अगर ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो हाफ ऑफ ये अर्क प्लस ये अर्क होता था। तो वो अर्क के बारे में था, हम यहाँ पे सेगमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो अगर ये दो कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के बाहर जाके इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, तो आपको ये पॉइंट से शुरू करना है। तो सपोज चलिए कॉर्ड के बारे में बात करिए, दोनों कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक थे लेकिन आगे जाके ई पे इंटरसेक्ट किए, तो आपको शुरू करना है पहले यहाँ से ई से लेके बी तक। तो आपको लिखना है ई इंटू बी, मेरा मतलब ई बी ये सेगमेंट मल्टीप्लाई बाय, फिर बी से आगे नहीं चलना है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। जैसा हमने पीछे इनसाइड में देखा था वैसा नहीं है। फिर वापस से आपको ई से ही शुरू करना है, 1 मिनट, वापस आपको ई से ही शुरू करना है। तो ई से लेके वापस आप ए तक आओगे तो वहाँ पाएगा ई ए। तो ये चीज़ याद रखना है कि स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, ई बी इंटू बी ए कर देते हैं, जबकि वो ऐसा रहेगा ई बी और ई ए रहेगा। जब कॉर्ड इनसाइड इंटरसेक्ट किया था तो वैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा था। तो ये ई बी इंटू ई ए विच इज़ इक्वल टू, अब वापस यहाँ पे ई डी और मल्टीप्लाई बाय, अब वापस से ई से ई सी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे पीछे हमने कॉर्ड इनसाइड इंटरसेक्टिंग वाला देखा था, और अभी आपको देखना है कि आउटसाइड इंटरसेक्टिंग है ये। तो चलिए एक चीज़ और बच रहा है वो देख लेते हैं, जिसका नाम है टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। इसमें आप याद रखिए यहाँ पे एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, और आप टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, ये सब भी हमने पढ़ा है सर्कल के ही अंदर। तो आप सब अगर बार बार अच्छे से देखते रहोगे, समझते रहोगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर इस तरीके का फिगर होता है, जिसमें से एक होता है टेंजेंट और एक रहेगा सीकेंट, तो यहाँ पे सेगमेंट को लेके क्या फॉर्मूला बनता है, तो वो ये देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्वायर ई टी का, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेगमेंट मैं भूल गया, ये टेंजेंट है और ये एक सीकेंट है। तो ये दो चीज़ का होना ज़रूरी है। तो आपको मिलेगा ई से लेके टी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, तो याद रखिए ई टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, फिर ई से ए तक आइए और फिर मल्टीप्लाई बाय वापस ई से ही आगे तक जाइए बी तक, ना कि ए से बी तक जाइए, तो वो रहेगा ए इंटू बी, ये फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद रखना है। इनसाइड सर्कल में जो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे थे, आउटसाइड में, और अब यहाँ पे टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, और इसी के बेस पे हमको सम्स करना है। तो चलिए फर्स्ट सम्स की तरफ अगर चलते हैं, तो ये हाल ही में अभी देखा हमने, ये वाला एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है, एक टेंजेंट दिख रहा है, एक सीकेंट दिख रहा है। और फिर आपसे यहाँ पे क्या दिया है और क्या पूछा है,
तो यहाँ पे पी क्यू टेंजेंट है और पी एस जो है वो सीकेंट है। तो आप यहाँ पे टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या दिया देखिए, इस फिगर में पी क्यू टचेज द सर्कल एट पॉइंट क्यू, तो ये टेंजेंट हो गया। पी क्यू का वैल्यू आपको दिया है, पी से क्यू तक का वैल्यू आपको 12 दिया है। और पी आर जो है, पी आर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो दिया है वो 8 दिया है। और आपसे पी एस पूछा है यहाँ से यहाँ तक, जो फॉर्मूले में आने भी वाला है। और आर एस भी पूछा है, आर एस पूछा है, लेकिन देखिए ये फॉर्मूले में नहीं आता है। तो आर एस कैसे मिलेगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको पी एस ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं डायरेक्टली कि बाई टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखिए कि टेंजेंट का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी से पहले आर तक चलेंगे तो पी आर मल्टीप्लाई बाय पी से ही आगे तक चलेंगे तो पी एस। अब यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू है तो पी क्यू के प्लेस पे 12 लिखिए, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा, 12 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी आर आपके पास 8 है मल्टीप्लाई बाय पी एस नहीं है तो पी एस को सेम रखते हैं। 12 का स्क्वायर आपको 144 मिलेगा विच इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय पी एस। सिंस यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये 8 वहाँ पे जाके माइनस नहीं होगा, डिवाइड होगा, तो 8 को वहाँ पे डिवाइड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 144 डिवाइड बाय 8 विच इज़ इक्वल टू पी एस। अभी 8 के टेबल में अगर चेक करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, फिर 6 बचता है तो 8 8 ज़ा 64, तो पी एस आपको 18 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर पी एस विच इज़ इक्वल टू 18। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो आप यूनिट लिख दीजिए। तो पी एस आपको मिल गया। देखिए अब आपसे आर एस पूछा है, अगर पी एस आपको मिला है यहाँ से लेके यहाँ तक 18, जिसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है और पूरा 18 है, तो ये 10 मिलेगा, जिसके लिए आपको सिर्फ इस तरह लिखना है कि नाउ पी डैश आर डैश एस, पी डैश आर, एक मिनट, आर डैश एस मतलब तीनों पॉइंट को लीनियर है, तो हम बोल सकते हैं फॉर पी आर प्लस आर एस विच विल बी इक्वल टू पी एस। तो पी आर आपके पास है 8, आर एस आपके पास नहीं है, लेकिन पी एस आपको मिला 18। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि आर एस जो है वो ये 18 जब वहाँ पे जाएगा तो 18 माइनस 8 हो जाएगा, और फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर आर एस जो है वो आपको मिल जाएगा 10। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इन फिगर 3.78 इस फिगर में कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। तो एक कॉर्ड एम एन है, दूसरा कॉर्ड आर एस है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर पॉइंट डी पे। फिर आपसे दो क्वेश्चन पूछा है कि अगर आर डी का वैल्यू 15 है, आर से लेके डी यहाँ तक का वैल्यू 15 है, और डी एस 4 है, और डी से लेके एस तक का वैल्यू 4 है, और एम डी 8 है, एम डी 8 है, तो आपसे पूछा है डी एन फाइंड आउट करिए। और आप अगर देखोगे तो फॉर्मूला हमारा यही होता था, जब कॉर्ड इनसाइड सर्कल के इनसाइड इंटरसेक्ट करेगा तो ये मल्टीप्लाई बाय ये देखिए आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस विच इज़ इक्वल एम डी मल्टीप्लाई बाय डी एन। एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि कहाँ से शुरू करना है, पहले ये वाले कॉर्ड से शुरू करना है या ये वाले कॉर्ड से शुरू करना है, तो कहीं से भी शुरू करिए। आप एम डी मल्टीप्लाई बाय डी एन इज इक्वल टू आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस लिख सकते हैं, या आप आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस विच इज़ इक्वल टू एम डी मल्टीप्लाई बाय डी एन लिख सकते हैं। अगर ये कन्फ्यूजन है तो ये भी ये आप कोई फिक्र मत करिए, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब ये जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो हमने देखा था अभी कि जब ये तब होता है जब दो कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट रहेगा शुरू करने से पहले वो ये रहेगा कि एक मिनट, पहला वाला हम शुरू करते हैं, पहले यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, और सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट रहेगा कि बाय द थियरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, क्योंकि ये वो कॉर्ड है जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, आपको मिल सकता है आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस विच इज़ इक्वल टू एम डी मल्टीप्लाई बाय डी एन। तो एम डी मल्टीप्लाई बाय डी एन, जिसमें से आपको डी एन फाइंड आउट करना है, और आपके पास सारा वैल्यूज़ भी है। तो आर डी के प्लेस पे हम लिखते हैं 15, और मल्टीप्लाई बाय डी एस के प्लेस पे हम लिख देते हैं 4 विच इज़ इक्वल टू एम डी के प्लेस पे 8 आ जाएगा, और बचेगा डी एन। तो 8 को अगर यहाँ पे लाएंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 8 विच इज़ इक्वल टू डी एन। तो यहाँ पे 4 के टेबल में जा रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो उसके बाद आपको कैंसिल करना है, फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो 2 7 ज़ा 14 होगा, ये 15 है तो 1 बचता है, आपको पता है पॉइंट लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, तो 7.5 हो रहा है। तो डी एन आपको मिल जाता है 7.5, और यही उसका आंसर है।
तो बस इतना करना था। अब हम क्या करते हैं, इसी को नहीं सॉरी, अब ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं, पर इसी तरह रहेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें आर एस का वैल्यू 18 दिया है, तो आर एस क्या है, आर एस पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपको 18 दिया है। और आपको पता है कि फॉर्मूले में हमको ऐसा पूरा नहीं रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू नहीं रहता है। तो आप समझिए यहाँ पे कि आर एस आपको 18 दिया है, पूरा दिया है, हाफ ऑफ पोर्शन जो ये जो पोर्शन रहता है, सेगमेंट रहता है, वो नहीं दिया है। एम डी आपको 9 दिया है, चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक 9 दिया है, ये फॉर्मूले में आता है, एम डी आएगा। और डी एन आपको 8 दिया है, डी एन आपको 8 दिया है। आपको ये डी एन का ये वैल्यू यूज़ नहीं करना है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। आपसे देखिए डी एस पूछा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछा है वैल्यू। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा वैल्यू आपके पास है और आपको ये नहीं पता कि ये कितना है और ये कितना है। तो हम क्या करते हैं कि अज्यूम करते हैं कि डी एस जब हमको नहीं पता है, हमसे डी एस पूछा है, तो अज्यूम करते हैं कि ये एक्स हो जा रहा है, तो ऐसा समझते हैं कि ये एक्स है। तो अगर डी से लेके एस तक एक्स है, तो आर से लेके डी तक क्या होएगा, तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि आर डी क्या मिलेगा आपको, और फिर किस तरह आपको डी एस मिलेगा वो भी मिल जाएगा। डी एस देखिए अब कैसा मिलेगा, अगर डी एस आप एक्स अज्यूम करते हो तो आपको एक्स का वैल्यू चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम ऐसा लिखते हैं सेकेंड में कि लेट डी एस जो है वो है एक्स। फिर देखिए आर डी एस जो है ये कोलिनियर पॉइंट है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि आर डी प्लस डी एस इज इक्वल टू आर एस। देखिए ऐसा लिख सकते हैं हम, आर डी प्लस डी एस विच इज़ इक्वल टू आर एस। आर से लेके डी तक और डी से लेके एस तक अगर आप प्लस करोगे तो आर से लेके एस तक हो जाएगा, तो वो यहाँ पे लिखा है। और इसका रीज़न आप ऐसा लिखोगे, आर डैश डी डैश एस, और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं। तो देखिए आर डी हमारे पास है ही नहीं, तो हम आर डी को आर डी लिखेंगे। वैसे हमारे पास तो डी एस भी नहीं है, लेकिन हमने डी एस को एक्स अज्यूम किया है, तो डी एस के प्लेस पे हम लिख देते हैं एक्स। लेकिन आर एस आपके पास है कितना, 18, तो यहाँ पे लिख दीजिए 18। तो आर डी फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे डी एस को हमने एक्स अज्यूम किया, तो एक्स के टर्म्स में आर डी क्या मिलेगा, तो आर डी को यहाँ पे रखते हैं। तो प्लस एक्स जब यहाँ पे जाएगा तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा, जिसका मीनिंग हो गया कि आर डी जो है वो आपको मिल गया 18 माइनस एक्स। ऐसा मान के चलिए अगर ये 10 है और ये पूरा 18 है, तो 18 में से 10 माइनस करेंगे तभी तो ये वाला मिलेगा। तो अगर ये हमने एक्स अज्यूम किया और ये पूरा 18 है, तो ये वाला 18 माइनस एक्स होगा, लेकिन आपको लिख के बताना पड़ेगा। तो देखिए अब हमारा जो फॉर्मूला आता है वो कैसा आएगा, एम डी मल्टीप्लाई बाई डी एन विच इज़ इक्वल टू आर डी मल्टीप्लाई बाई डी एस, या आप ऐसा बोल सकते हो आर डी मल्टीप्लाई बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू एम डी मल्टीप्लाई बाई डी एन। तो आपके पास सब सेगमेंट का वैल्यूज आ गया। देखिए आर डी का वैल्यू आप 18 माइनस एक्स लिखोगे, हाँ एक्स नहीं आपके पास, बस डी एस के प्लेस पे एक्स लिखोगे, एम डी के प्लेस पे 9 लिखोगे और डी एन के प्लेस पे 8 लिखोगे, और फिर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह, लेकिन उसके पहले आपको वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि बाय द थियरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल आपको मिलेगा आर डी मल्टीप्लाई बाई डी एस। तो आर डी मल्टीप्लाई बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू एम डी मल्टीप्लाई बाई डी एन। तो एम डी मल्टीप्लाई बाई डी एन, जिसका जो वैल्यू है वो लिखिए। आर डी के प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा 18 माइनस एक्स, तो इसके प्लेस पे हम यहाँ पे लिखते हैं 18 माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट के बाद डी एस आ रहा है, डी एस एक्स है तो लिख देते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स है इसका मीनिंग, विच इज़ इक्वल टू एम डी इंटू डी एन। तो एम डी आपके पास 9 है और डी एन आपके पास 8 है, तो 9 इंटू 8 आ जाएगा। तो 9 8 72 हो जाएगा, और ये x को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको दे देगा 18x, माइनस x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको माइनस एक्स स्क्वायर, और 9 8 क्या हो जाता है 72। अब देखिए हम सबको राइट साइड में करते हैं, सो दैट जो हाईएस्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है, जो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। तो ये इक्वल का साइन सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और 72 राइट साइड में कोई बात नहीं। माइनस एक्स स्क्वायर जब यहाँ पे जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, जिसको हम फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे। प्लस 18x जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस 18x हो जाएगा, जिसको हम सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे। और ये जो राइट साइड में ऑलरेडी है जो प्लस में है, तो अभी भी राइट साइड में है तो वो प्लस में रहेगा, लेकिन उसका पोजीशन हम थर्ड पे कर रहे हैं। तो यहाँ के सारे टर्म्स जब वहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो जीरो हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, दैट इज़ करके रिवर्स लिख लेते हैं बस। मतलब दैट इज़ आपको मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 विच इज़ इक्वल टू 0। और देखिए सिंस आप जो देख रहे हो ये आपको याद आ जा रहा है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको सॉल्व करके आपको करना क्या है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, और टेबल रीड करने पे आपको 72 आना चाहिए और प्लस करके आपको 18 आना चाहिए। तो वो आपको मिल जाएगा 12 6 72 होता है, और 12 प्लस 6 आपको मिल जाता है 18। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं
कि ये एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, फिर -18x है मतलब -12x और -6x, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो -18x होएगा, 12×6=72 हो रहा है, 12x और 6x आपको 18x भी दे रहा है। फिर आगे ये +72 विच इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए, यहाँ पे मैं ये सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी हमने कोड इक्वेशन में डिटेल में किया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो आप x बाहर निकालोगे तो आपको मिलेगा x -12, फिर यहाँ पे माइनस है तो ये साइन चेंज होगा, और कॉमन 6 है तो आपको फिर से मिलेगा x -12 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों कॉमन है तो आपको मिलेगा x -12 और फिर ये बच रहा है x -6 और विच इज़ इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है ये इक्वल टू 0 या ये इक्वल टू 0, तो हम आप लिखेंगे देयरफॉर x -12 इज़ इक्वल टू 0 और x -6 विच इज़ इक्वल टू 0। और फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 12, क्योंकि -12 वहाँ पे जाएगा तो +12 होएगा, और x विच इज़ इक्वल टू 6, क्योंकि -6 वहाँ पे है तो +6 होएगा। और फिर डायरेक्टली हम लिखते हैं कि देयरफॉर ds जो यहाँ पे पूछा था उसका 2 वैल्यू मिल गया, तो विच इज़ इक्वल टू 12 और ds विच इज़ इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन फिनिश होता है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा कि इन फिगर्स 3.79 इस फिगर में O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो O जो है सर्कल का सेंटर है, एंड B इज़ ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और B जो है इज़ ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेंजेंट का मतलब, टेंजेंट जो है उसका B जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। OE इज़ परपेंडिकुलर टू AD, जिसमें से OE जो है वो AD को परपेंडिकुलर है, और AB 12 है और AC 8 है। तो AB यहाँ पे 12 है और AC 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है। और फिर आपसे AD पूछा है, AD जो टेंजेंट सेकंड में अगर आप देखोगे तो AB² विच इज़ इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय AD आएगा। तो आपके पास AB भी है, AC भी है, AD नहीं है, तो AD आपसे पूछा तो मिल जाएगा। तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम से आपको ये मिल जाएगा, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम से। फिर DC आपसे पूछा है, तो DC किस तरह मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। DE फिर पूछा है, DE किस तरह मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पहला वाला शुरू करते हैं, और ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि AB इज़ टेंजेंट एंड AD इज़ सीकेंट, ऐसा लिखिए, या आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ और फिर डायरेक्टली हम लिखते हैं कि बाय टेंजेंट सेकेंड थ्योरम AB स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय AD। आपको मालूम है ये फॉर्मूला, तो AC मल्टीप्लाई बाय AD, जिसमें से AB आपके पास 12 है तो ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर, फिर विच इज़ इक्वल टू AC हमारे पास 8 लिखा है तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय AD हमारे पास नहीं है तो AD एज इट इज़ रहेगा। 12 का स्क्वायर 144 विच इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय AD, फिर ये 8 वहाँ पे जाएगा तो 144 डिवाइड बाय 8 विच इज़ इक्वल टू AD। इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो 8 के टेबल में जा रहा है ये, 8 1 ज़ा 8, 6 बचता है, 8 8 ज़ा 64। तो आपको AD जो है वो मिल गया, कितना, 18 मिल गया। तो अब आपके पास AD है 18, और यहाँ से यहाँ तक आपको सेम कैलकुलेशन हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो आपको वहाँ पे भी यही मिला था। तो क्योंकि यहाँ पे भी वही हो रहा है, आपको DC चाहिए और आपके पास AC है 8, और ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नाउ DCA ऐसा भी लिख सकते हैं, या ACD लिख सकते हैं। तो A-C-D, तो हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर AC प्लस CD, या AC प्लस DC बोलिए, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AC प्लस, देखिए AC प्लस CD को DC लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है, तो DC विच इज़ इक्वल टू, तो AC प्लस CD इज़ इक्वल टू AD, तो यहाँ पे आ जाएगा AD। और अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो AC का वैल्यू 8 है हमारे पास तो 8 लिखते हैं, प्लस DC हमारे पास नहीं है, पूछा भी है, ये सेकंड है, हाँ याद रखिए, फर्स्ट हमने यहाँ पे किया, तो DC विच इज़ इक्वल टू AD अभी अभी आपको मिला 18, तो यहाँ पे आएगा 18। तो अब DC अगर चाहिए आपको तो देयरफॉर DC विच इज़ इक्वल टू 18 माइनस 8, देयरफॉर DC जो है वो आपको मिल जाता है, 18 में से 8 माइनस हो गया तो 10 आ रहा है, 10 यूनिट्स लिख दीजिए आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो देखिए फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, आपको थर्ड करना है, तो चलिए यहाँ पे थर्ड लिखते हैं। अब थर्ड में क्या पूछा है, DE पूछा है, देखिए DE पूछा है, और एक चीज़ ये जो दिया था कि OE इज़ परपेंडिकुलर टू DC, तो ये क्यों दिया था, तो ये तो पहले का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में भी था कि एक सर्कल में अगर एक कॉर्ड है
और हमने उसके सेंटर से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ इस कॉर्ड के ऊपर, तो ये दोनों हाफ हो जाएंगे, मतलब डी ई और ई सी इक्वल हो जाएंगे। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे करना है। तो उसके लिए पहले हम ये बोलते हैं कि ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू डी सी। यहाँ पे लिखते हैं कि ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू डी सी, ये दिया हुआ है। और फिर वो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये चीज़ लिखने के बाद इसका ये मीनिंग बन जाएगा कि डी ई और ई सी इक्वल हो जाएंगे, और डी ई भी डी सी का हाफ हो जाएगा और ई सी भी डी सी का हाफ हो जाएगा। जिसमें से आपको डी ई चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर डी ई जो है वो हाफ हो जाएगा डी सी का, और डी सी हमको मिला अभी 10, तो विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 10, तो आपको 2.5 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 5 मिलेगा, तो डी ई आपको मिल जाएगा 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपको डी ई भी मिल जाता है। तो थर्ड वाला भी हो रहा है स्टूडेंट्स। तो इजी क्वेश्चन था। चलिए थर्ड के बाद देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इन फिगर 3.80 इस फिगर में पी क्यू 6 है। पी क्यू जो है ये 6 दिया है, क्यू आर 10 है, और इतना पार्ट आपको 10 दिया है, क्यू आर यहाँ से लेके यहाँ तक, और पी एस 8 है, पी एस जो है वो 8 है, और आपसे टी एस पूछे, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या फॉर्मूला हमारा जो था। देखिए यहाँ पे आप अगर देखो तो ये दो कॉर्ड है जो सर्कल को बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आपने ऐसा पढ़ा था, पी क्यू इंटू क्यू आर विच इज़ इक्वल टू पी एस इंटू एस टी, या आपने ऐसा पढ़ा था पी क्यू इंटू पी आर विच इज़ इक्वल टू पी एस इंटू पी टी। तो सेकेंड जो मैंने बताया ऐसा हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। आप ऐसा मत समझिए कि ये अपॉन ये ये मल्टीप्लाई बाय ये हो रहा है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय ये हो रहा है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, और ये मल्टीप्लाई बाय ये हो रहा है। तो अगर ये मल्टीप्लाई बाय ये हो रहा है तो पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर होगा, जिसमें से आपको पी आर का वैल्यू यूज़ होगा, जबकि यहाँ पे पी आर का एक साथ वैल्यू नहीं है, यहाँ पे पी क्यू का अलग से वैल्यू है और क्यू आर का अलग से वैल्यू है। तो आपको पी आर का वैल्यू पहले से यहाँ पे फिक्स करके बताना पड़ेगा। और उसी तरह यहाँ पे फॉर्मूले में हमको टी एस का वैल्यू नहीं मिलने वाला है। पी एस अगर दिया है तो फॉर्मूले में पी टी आएगा, तो पी टी का वैल्यू मिलेगा, लेकिन उस पी टी के वैल्यू में से अगर आप एस पी के वैल्यू को माइनस करोगे तब जाके आपको टी एस का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पी डैश क्यू डैश आर, पी डैश क्यू डैश आर, और फिर लिखते हैं देयरफॉर पी क्यू प्लस क्यू आर इज़ इक्वल टू पी आर। तो पी क्यू प्लस क्यू आर आपको पी आर देगा, जिसमें से पी क्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, प्लस क्यू आर 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और विच इज़ इक्वल टू पी आर। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर पी आर जो है, पी आर वो आपको मिलता है 16 यूनिट्स। तो देखिए अब आपके पास पी आर है। अब ये जो थ्योरम हम देखे थे कि कॉर्ड सर्कल के बाहर अगर इंटरसेक्ट करे तो आपको जो फॉर्मूला मिलता है, तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि बाय द थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड नहीं आएगा स्टूडेंट, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा आउटसाइड द सर्कल। तो आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा, आपको मिलेगा पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर विच इज़ इक्वल टू पी एस मल्टीप्लाई बाय पी टी, पी एस मल्टीप्लाई बाय पी टी। तो देखिए पी क्यू का वैल्यू हमारे पास 6 दिया है, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे हम लिखते हैं यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय पी आर। तो पी आर हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे 16, तो 16 विच इज़ इक्वल टू पी एस अगर देखेंगे तो हमारे पास पी एस है 8, और फिर मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूले के हिसाब से पी टी है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पी टी। वैल्यू हमको मिलेगा पी से लेके टी तक का, लेकिन पूछा है टी से लेके एस तक का, तो आपको मालूम है फिर माइनस करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सेम रहेगा कि 6 इंटू 16, और ये 8 को यहाँ पे लाएंगे तो डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे बचेगा पी टी। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 6 2 ज़ा 12। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर पी टी जो है वो आपको मिलता है 12 यूनिट्स। लेकिन आपको पी टी नहीं फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी डैश एस डैश टी, मतलब ये 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, जिसके बेस पे हम लिख सकते हैं कि पी एस प्लस एस टी या टी एस विच इज़ इक्वल टू पी टी। तो जिसमें से पी एस हमारे पास 8 है, प्लस एस टी जो टी एस करके पूछा है तो इसको टी एस लिख देते हैं, और विच इज़ इक्वल टू पी टी जो आपको मिला अभी 12। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर टी एस जो है विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 8, और फिर यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर टी एस जो है वो आपको मिलता है 4 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिलता है। चलिए इसके बाद अब एक लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
तो चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि इन फिगर 3.81 इस फिगर में सेगमेंट ई एफ इज़ अ डायमीटर। तो ई एफ डायमीटर है एंड सेगमेंट डी एफ इज़ टेंजेंट सेगमेंट, और डी एफ जो है वो टेंजेंट है। अब ई एफ अगर डायमीटर है तो एच एफ रेडियस है, और ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसके अंदर आप पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ हमको यहाँ पे करना है। फिर देखिए द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ आर। अब रेडियस जो सर्कल का है उसका वैल्यू आर है, मतलब एच एफ भी आर है और ई एच भी आर है। ये चीज़ आर नहीं हो सकता है क्योंकि ये रेडियस नहीं, ये कॉर्ड है। फिर हमसे बोला कि प्रूव करिए कि डी ई मल्टीप्लाई बाई जी ई इज़ इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो डी ई मल्टीप्लाई बाय जी ई इज़ इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये जो प्रूफ है ये आपको दो चीज़ों से मिल जाएगा। एक तो इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस के फॉर्मूले से, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं इसको 90 बताने के बाद। दूसरा एक चीज़ और है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टेंजेंट है, यहाँ पे दिया है, और ये सीकेंट है। तो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम से आपको मालूम है कि फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, डी एफ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू डी जी मल्टीप्लाई बाई डी ई। याद रखिए, तो ये दो फॉर्मूले से आपको ये प्रूफ मिल जाएगा। तो चलिए पहले ये शुरू करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। तो ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है, तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, डी एफ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू डी जी मल्टीप्लाई बाई डी ई। तो डी जी मल्टीप्लाई बाय डी ई, और बस आपको इतना करके इसको छोड़ देना है, इक्वेशन नंबर 1 करना है। और अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये रेडियस है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट सेगमेंट भी थ्योरम बोलते हैं, और आप चाहिए तो कन्वीनियंट के लिए टेंजेंट रेडियस थ्योरम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। आप टेंजेंट रेडियस लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो परपेंडिकुलर रहेगा। तो बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम आप ये बोल सकते हो कि एंगल ई एफ डी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ई एफ डी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, जिससे ये जो ट्रायंगल है, एक मिनट, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, जिस पे आप पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर पाइथागोरस के लिए ये हाइपोटेनस है, तो डी ई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे इसके लेफ्ट साइड में डी एफ स्क्वायर है, तो इसके ये डी एफ और एफ डी एक ही है, इसको डी एफ करेंगे, लिखेंगे, और इसको भी एक साइड में रखेंगे, और फिर सॉल्व कैसा करेंगे देखिए। तो डी ई स्क्वायर सेम रहेगा, तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर डी ई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ई एफ। अगर आप ई एफ देखते हो तो ये आर प्लस आर है, 2r है, दो रेडियस है, क्योंकि ई एफ डायमीटर है तो 2r हो जाएगा यहाँ पे। तो ई एफ अगर 2r है तो ये ई एफ का स्क्वायर है, तो 2r का स्क्वायर बन जाएगा, और फिर प्लस एफ डी स्क्वायर को आप लिख दीजिए डी एफ स्क्वायर, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि डी एफ स्क्वायर को सेम ये डी ई स्क्वायर को सेम लिखते हैं यहाँ पे, डी ई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2r स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर और r का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और r का स्क्वायर r रहेगा, तो 4r स्क्वायर और फिर प्लस डी एफ स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि देयरफॉर डी एफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब ये कैसे मिलेगा, इसको वहाँ पे भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो डी ई स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, इसको आप करिए कंडीशन नंबर, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए डी एफ को हमने यहाँ पे रखा है, राइट में देख रहे हैं पर रखा जा रहा है लेफ्ट में, और इसको वहाँ पे भेज दिया। तो देखिए अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में डी एफ स्क्वायर है, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में डी एफ स्क्वायर है, तो दोनों अगर डी एफ स्क्वायर है तो ये चीज़ इसके इक्वल में हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 and 2 हम लिख सकते हैं कि डी जी इंटू डी ई इज़ इक्वल टू डी ई स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं कि डी जी इंटू डी ई विच इज़ इक्वल टू डी ई स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर। तो अब देखिए डी जी और डी ई जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है, अगर किसी एक को यहाँ पे लाते तो वो डिवाइड होता था, चाहे डी जी को लाओ चाहे डी ई को लाओ, लेकिन अगर आप दोनों को लेके आते हो तो इसको दोनों को अगर आप एक साथ समझोगे तो इसका साइन यहाँ पे प्लस है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये डी ई स्क्वायर को सेम रखते हैं यहाँ पे, और ये जो प्लस डी जी इंटू डी ई है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस डी जी इंटू डी ई हो जाएगा, और यहाँ का जो माइनस 4r स्क्वायर है ये इसको इस तरह भेज देंगे तो ये प्लस 4r स्क्वायर हो जाएगा। ये आप याद रखिए, एक टर्म को लाते तो डिवाइड होता था, लेकिन दोनों टर्म को लाएंगे तो वो इसका साइन यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख के, सपोज यहाँ पे 4r स्क्वायर इसको यहाँ पे लिख देते हैं
विच इज़ इक्वल टू, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसके अंदर डी ई 2 बार है और इसके अंदर डी ई 1 टाइम है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। जैसे डी ई को मैंने अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 टाइम डी ई था, जिसमें से एक टाइम डी ई अंदर बच जाएगा। देखिए डी ई इंटू डी ई है, तो एक डी ई बाहर है तो एक डी ई अंदर है, फिर माइनस इसमें से डी ई अगर बाहर है तो यहाँ पे बचेगा डी जी। आप समझिए कि ये थोड़ा सा यहाँ पे बता दो। देखिए डी ई स्क्वायर है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मतलब डी ई मल्टीप्लाई बाय डी ई है और फिर माइनस डी जी मल्टीप्लाई बाय डी ई है। तो ये डी ई और ये डी ई हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया है, तो ये डी ई यहाँ पे बचा और ये डी जी यहाँ पे बचा, ऐसा समझिए। तो अब देखिए देयरफॉर 4r स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू डी ई, और फिर इस ब्रैकेट में जो लिखा है अगर उसका मीनिंग आप समझते हैं तो क्या लिखा है, डी ई माइनस डी जी। तो डी ई यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो डी ई में से अगर आप डी जी को निकाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ई जी मिलेगा या जी ई मिलेगा। फिर से देखिए डी ई यहाँ से यहाँ तक है और डी जी यहाँ से यहाँ तक है, तो डी ई में से अगर डी जी निकाल देंगे तो जी ई बचेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जी ई, और फिर अब इसको आप लिख सकते हो कि देयरफॉर या दैट इज़ डी ई मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट आप लिखिए, दैट इज़ डी ई मल्टीप्लाई बाय जी ई और फिर विच इज़ इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। तो चलिए पूरा ये 3.5 यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू वेरी मच।